हेलो दोस्तों, कैसे आप लोग। मैं उम्मीद करता हूँ आप अच्छे होंगे और आपका पढ़ाई बहुत अच्छा चल रहा होगा। आज के इस वीडियो में हम लोग बात करेंगे ये आपका टेस्ट नंबर कितना है, तो 19 का ये आपका पार्ट नंबर कितना है, तो दूसरा है। अगर आप इससे पहले का टेस्ट नहीं देखे तो देख लीजिएगा। ये सभी क्वेश्चन आपके एग्जाम के लिए बहुत ही ज़्यादा इम्पोर्टेंट है। ये सब आपको प्ले लिस्ट में मिल जाएगा। तो चलिए हम लोग आज का मतलब जो सीट है, टेस्ट है, उसको स्टार्ट करते हैं। बाकी बातें हम लोग बाद में करेंगे बात। देखिए आपका क्वेश्चन यहाँ से स्टार्ट होगा। थोड़ा इसको बड़ा कर लेते हैं। आपका 45-46 नंबर क्वेश्चन तक आपका वो पिछले वाला पेज में ही हो चुका था, ठीक है। तो एक वहाँ पे जो क्वेश्चन था ना उस पेज में, उसको हम इस पेज में लिख दिए हैं। शॉर्ट में क्वेश्चन को लिख दिया हालांकि कि इस उपकरण का जो हम प्रयोग करते वो कहाँ पे करते, जैसे यानी कि सेक्स टैंक का जो उपकरण है इसका जो हम लोग प्रयोग करते थे किस चीज़ में करते हैं। तो देखिए इसका यूज हम किसी भी एंगल पर किसी ऑब्जेक्ट को अगर मेजर करना होता है तब हम इस उपकरण का प्रयोग करते हैं। जैसे कि आपका स्टार को मेजर करने के लिए कोई भी ऑब्जेक्ट है, मान लीजिए कि ऑब्जेक्ट यहाँ पे है, ठीक है, और आप है यहाँ पे, आप यहाँ पे, तो इसको मेजर करने के लिए आप इधर की तरफ मेजर करिएगा तो नहीं मिलेगा ना, मतलब आपको इधर की तरफ मेजर करना पड़ेगा। तो आप क्या देख रहे हैं कि ये एंगल बन रहा है। तो किसी भी एंगल पर किसी ऑब्जेक्ट के बीच का जो डिस्टेंस अगर मेजर करना पड़ता है तो हम सेक्सटेंग का उपकरण का प्रयोग करते हैं। तो इसका आंसर आपका ऑप्शन बी हो जाएगा। ये नेविगेशन के द्वारा यूज किया जाता है। किसके द्वारा? नेविगेशन यानी कि नौ संचालन के द्वारा इसका प्रयोग किया जाता है। अगला जो आपका क्वेश्चन है, क्वेश्चन नंबर आपका 47 है। देखिए 47 नंबर क्वेश्चन का है कि मृदा द्वारा जल के अवशोषण से संबंधित सिद्धांत क्या है। तो मृदा के द्वारा जो जल के अवशोषण किया जाता है किस माध्यम से, तो ऑप्शन आपका बी हो जाएगा, यानी कि कैपिलरी एक्शन के द्वारा मृदा के द्वारा जल को अवशोषण किया जाता है। जैसे कि पौधों के अंदर मतलब जो पौधे में जो कोशिका होता है उसके द्वारा जो नीचे से जल को ऊपर की तरफ जो ले जाया जाता है पौधों में, तो वो भी आपका कैपिलरी एक्शन के द्वारा ही होता है। अब पहले के जैसे कि अभी तो सबके पास लाइट आ गया घर में, लेकिन पहले जब दिया जलता था ना, तो दिया में जो बत्ती होता है उसमें जो तेल का चढ़ाव ऊपर की तरफ होता है वो भी कैपिलरी एक्शन के द्वारा ही होता है। तो क्वेश्चन के आंसर आपका ऑप्शन बी हो जाएगा। क्या हो जाएगा? ऑप्शन बी। ऑप्शन सी में आपका कंडेंसेशन दिया है। तो कंडेंसेशन का क्या होता है कि वाष्प को पानी में बदल देना कंडेंसेशन कहलाता है। जैसे कि जो भी थर्मल यानी कि जो थर्मल पावर प्लांट होता है ना, वहाँ पे जो स्टीम बन जाता है, तो जब स्टीम को जो होता है ना, जब पुनः उसको कन्वर्ट करना पड़ता है वाटर में, तब हम वहाँ पे कंडेंसेशन का प्रयोग करते हैं। अगला क्वेश्चन देखिए। अगला जो आपका क्वेश्चन है, क्वेश्चन नंबर आपका 48 है। क्या कह रहा है? 48 नंबर क्वेश्चन कह रहा है कि वातावरण के भीतर जो क्षैतिज ऊष्मा अंतरण को क्या कहते हैं। जो क्षैतिज ऊष्मा अंतरण होता है उसको हम लोग क्या कहते हैं, ठीक है। जो हॉरिजॉन्टल रूप से जो हीट का ट्रांसफर होता है तो उसको क्या कहते हैं, तो एडवेक्शन बोलते। क्या बोलते? एडवेक्शन बोलते। ऑप्शन आपका डी हो जाएगा। अभिवहन बोलते। क्या बोलते? अभिवहन, एडवेक्शन बोलते हैं। जबकि कंडक्शन जो चालन होता है ये आपका सॉलिड में होता है। जब दो सॉलिड को एक जगह सटाते हैं तो उसमें हीट का ट्रांसफर होता है, तो उसको कंडक्शन बोलते हैं। और कन्वेक्शन यानी कि संवहन जो होता है ये आपका लिक्विड और गैस में जो हीट का ट्रांसफर होता है एक मॉलिक्यूल से दूसरे मॉलिक्यूल में, उसको कन्वेक्शन बोलते हैं। जबकि आपका हॉरिजॉन्टल डायरेक्शन में जो हीट का ट्रांसफर होता है उसको हम एडवेक्शन बोलते हैं। ऑप्शन आपका डी हो जाएगा क्वेश्चन का आंसर। अगला देखिए। अगला जो आपका क्वेश्चन है, क्वेश्चन नंबर आपका 49 है। क्या कह रहा है कि जब किसी तार से विद्युत धारा प्रवाहित होती है तो वह डैश डैश की भांति व्यवहार करता है। तो देखिए जब मान लीजिए कोई ये तार है, अभी ये सिंपल तार है, ठीक है, लेकिन जब भी आप इसे करंट फॉलो कराइएगा ना, जब विद्युत धारा पास होगा तो इस तार के जो आसपास होगा ना एक मैग्नेटिक फील्ड बनेगा। क्या बनेगा? मैग्नेटिक फील्ड। और जब इस करंट को फिर कट कर दीजिएगा तो फिर मैग्नेटिक फील्ड हट जाएगा, नॉर्मल तार रह जाएगा। तो ऐसे मैग्नेटिक फील्ड को हम क्या बोलते हैं? अस्थायी मैग्नेटिक फील्ड बोलते हैं। तो जब भी इसे धारा प्रवाहित होगा तो वहाँ क्या हो जाएगा? कैसा व्यवहार करेगा? तो वो मैग्नेट के जैसा व्यवहार करेगा। ऑप्शन आपका सी हो जाएगा, ठीक है। देखिए इस क्वेश्चन को अगर आप आंसर नहीं जानते तो आप बना सकते हैं। मान लीजिए कि उसको अगर धारा प्रवाहित कीजिएगा तो क्या वो बैटरी के जैसा व्यवहार करेगा? नहीं, ये बैटरी तो एक बैटरी होता ही है, ऐसा व्यवहार थोड़ी ना कुछ करता है। फ्यूज का तार, तो फ्यूज के तार जैसा व्यवहार थोड़ी ना कर। जब उसे धारा प्रवाहित करेंगे तो फ्यूज के तो एक तार ही होता है जो लीड टीन का बना होता है, जिसका मेल्टिंग पॉइंट कम होता है। हम घर में उपकरण को बचने के लिए उसका लगाते हैं कि अगर सर्टेन कभी कोई ज़्यादा वोल्ट आ जाए, मतलब ज़्यादा करंट आ जाए, ज़्यादा वोल्ट आ जाए, तो ये फ्यूज मतलब जल जाए और घर का उपकरण बच जाए, ठीक है। तो इस क्वेश्चन का आंसर क्या हो जाएगा? ऑप्शन सी हो जाएगा। ये सब ऑप्शन आप आसानी से छांट सकते थे। अगला देखिए।
अगला आपका क्वेश्चन है, क्वेश्चन नंबर आपका 50 है। क्या कह रहा है 50 नंबर? कह रहा है कि सौर सेल के जिस समूह को एक निश्चित पैटर्न में एक साथ जोड़ दिया जाता है उसे क्या कहते हैं? तो उसको क्या कहते हैं? तो ऑप्शन आपका डी हो जाएगा, ठीक है, यानी कि सौर सेल पैनल बोलते हैं। देखिए सौर सेल पैनल में क्या होता है ना कि एक ही समूह में जो होता है, एक ही सीरीज में, क्या मतलब सौर सेलों के जिस समूह को एक निश्चित पैटर्न में जोड़ा जाता है तो उसको हम क्या बोलते हैं? तो यानी कि सौर सेल पैनल बोलते हैं। एक निश्चित समूह में जुड़ा रहता है सौर सेल पैनल में, ठीक है। अगला देखिए, अगला आपका 51 नंबर क्वेश्चन। देखिए आपका क्वेश्चन नंबर 51 है। ये क्या कह रहा है? कह रहा है निम्नलिखित में से कौन सा एक रासायनिक परिवर्तन नहीं है? तो रासायनिक परिवर्तन का मतलब आप क्या समझते हैं? जो अपने ओरिजिनल स्टेट में नहीं लौट सकता है तो ऐसे परिवर्तन को हम क्या बोलते हैं? रासायनिक परिवर्तन बोलते हैं। तो क्वेश्चन का आंसर आपका ऑप्शन डी हो जाएगा कि लकड़ी का जलना जो होता है ये क्या है? तो आपका रासायनिक परिवर्तन है, क्योंकि जब एक बार लकड़ी जल जाएगा वो राख बन जाएगा तो दोबारा से लकड़ी नहीं बन सकता है, ये आपका रासायनिक परिवर्तन हो जाएगा। जबकि आपका यानी कि गर्म करने पर पदार्थ का जो आपका विस्तार होता है ये आपका रासायनिक नहीं, ये आपका भौतिक परिवर्तन है। दूध का उबलना तो ये भी आपका भौतिक परिवर्तन है। कैन को क्रैश करना तो ये भी आपका भौतिक परिवर्तन है। किसी भी चीज़ को, डब्बा को, फूटा फाटा को अगर आप उसको फोड़ देते हैं तो फिर से इंडस्ट्री में जाकर के वो बन के आ जा सकता है, लेकिन जब लकड़ी जल गया तो उसको आप कैसे भी कर लीजिएगा तो फिर से दोबारा लकड़ी उससे नहीं बन सकता है। अगला देखिए, अगला आपका क्वेश्चन नंबर 52 है। कह रहा है कि निम्नलिखित में से कौन सी बात जो है आपका गलत है? तो ऑप्शन देखेंगे पता चलेगा। इधर ऑप्शन है, मैं देखता हूँ। देखिए 52 नंबर जो आपका क्वेश्चन था उसका ऑप्शन यहाँ अवेलेबल है, आप इसको देखिए, थोड़ा बड़ा कर देते हैं। देखिए आपका पहला जो कह रहा है, क्या मतलब पहला नंबर जो ऑप्शन कह रहा है कि हाइड्रोजन का परमाणु ट्रिटियम की मात्रा से करीब 1/3 होता है। तो सबसे पहले बात, हाइड्रोजन का हम तीनों आइसोटोप को देख लेते, 1 होता है, उसके बाद हाइड्रोजन 1 होता है, हाइड्रोजन 1 और 3 होता है। इसको हम क्या बोलते थे? इसको प्रोटियम बोलते हैं, इसको हम ड्यूटेरियम बोलते हैं और इसको हम ट्रिटियम बोलते हैं, ठीक है। ये ट्रिटियम में कितना होता है? देखिए यहाँ पे सबका एटॉमिक नंबर एक ही है, ठीक है, लेकिन यहाँ मास नंबर बदल रहा है, जिसके वजह से ट्रिटियम में आपका 2 न्यूट्रॉन होता है। न्यूट्रॉन कितना होता है? 2, और आपका ड्यूटेरियम में कितना? 1 न्यूट्रॉन होता है। और प्रोटियम में की बात करें तो इसमें 0 आपका न्यूट्रॉन अवेलेबल होता है। ये आपको याद रखना है, ठीक है। तो इसका मतलब क्या होगा? ये आपका सही बात है, जो मतलब 1/3 होता है, तो क्योंकि ओरिजिनल हाइड्रोजन तो ये है, तो ट्रिटियम की कितना है? 1/3 है, क्योंकि यहाँ ट्रिटियम का मास कितना है? 1 है और प्रोटियम का 1 है, तो 1/3, तो ये सही बात है। अगला है आपका कि ड्यूटेरियम को भारी हाइड्रोजन कहते हैं या भारी जल भी कहते हैं, तो ये भी बात आपका सही है, ये भी सही है, मतलब हमें तो गलत खोजना है ना। अगला ऑप्शन सी में कि ड्यूटेरियम के परमाणु में 1 न्यूट्रॉन होता है, तो बिल्कुल हम आपको बता ही दिए कि ड्यूटेरियम के जो परमाणु उसमें न्यूट्रॉन आपका कितना है? तो 1 है। अगला ऑप्शन डी में कह रहा है कि यानी कि प्रोटियम हाइड्रोजन का एक दुर्लभ समस्थानिक है, तो ये भी बात आपका गलत है, क्योंकि प्रोटियम जो होता है, ये जो होता है ना, स्ट्रॉन्ग जो होता है, क्या होता है? समस्थानिक होता है, दुर्बल नहीं होता है। क्योंकि हाइड्रोजन में इसमें क्या होता है कि मतलब सबसे अच्छा जो समस्थानिक होता है ना हाइड्रोजन के, ये प्रोटियम ही होता है, जो मतलब आपका मतलब यहाँ प्रोटियम मतलब जैसे कि यहाँ पे सबसे दुर्बल लिखा है ना, सबसे सबल लिखा रहता है, स्ट्रॉन्ग लिखा रहता है, तो ये सही होता है, लेकिन दुर्बल की वजह से ये गलत हो गया, तो ऑप्शन आपका डी हो जाएगा। अगला देखिए, अगला आपका क्वेश्चन है, क्वेश्चन नंबर आपका 53 है। क्या कह रहा है? 53 नंबर क्वेश्चन जो कह रहा है कि निम्नलिखित में से कौन एक जो है धनायन है? मतलब धनायन का मतलब समझते हैं ना कि किसके ऊपर एक पॉजिटिव चार्ज है, धनायन है। तो अमोनिया के ऊपर क्या होता है? पॉजिटिव चार्ज होता है। NH4 जो होता है प्लस में होता है अमोनिया, तो ये आपका पॉजिटिव चार्ज होता है। जबकि आपका आयोडीन हो गया, क्लोरीन हो गया, फ्लोरीन हो गया, यानी कि फ्लोरीन, क्लोरीन, ब्रोमीन, आयोडीन, ये सब कैसा होता है? तो नेगेटिव चार्ज होता है, नेगेटिव आयन होता है। तो क्वेश्चन का आंसर क्या हो जाएगा? ऑप्शन ए हो जाएगा। अगला देखिए, अगला जो आपका क्वेश्चन है, क्वेश्चन नंबर आपका 54 है। देखिए 54 नंबर क्वेश्चन कह रहा है कि आवर्त सारणी के 15वें समूह को जाना जाता है। तो 15वें समूह को किस नाम से जाना जाता है? तो इसका क्या हो जाएगा? तो पहले हम सब ऑप्शन को देख लेते हैं, ठीक है। जैसे कि देखिए, यानी कि टेट्रेल, यानी कि टेट्रेल समूह जो होता है ये आपका कार्बन वाले समूह को बोलते हैं, और ये आपका 14वें नंबर के होता है। कार्बन वाले समूह को बोलते हैं और ये 14वें नंबर का समूह होता है। अगर हम बात करते हैं
कैल्कोजन की बात करें तो ये आपका 16वें नंबर का ग्रुप होता है, समूह होता है 16वें नंबर के, और ये ऑक्सीजन फैमिली का होता है। कौन सा फैमिली के होता है? ऑक्सीजन फैमिली के होता है, ठीक है। अगर हम ऑप्शन सी की बात करें तो हैलोजन समूह की अगर हम बात करें तो हैलोजन जो होता है आपका 17वें समूह का ग्रुप, मतलब 17वें समूह का तत्व होता है आवर्त सारणी में, ठीक है। तो इसमें क्या आता है? तो फ्लोरीन, क्लोरीन, ब्रोमीन, आयोडीन। अब एक अब आपका और बचा यानी कि निक्टोजन समूह। तो निक्टोजन समूह जो होता है ये नाइट्रोजन फैमिली में आता है। किस में आता है? नाइट्रोजन फैमिली में ये आता है, और ये आपका 15वें पीरियोडिक टेबल के 15वें मतलब ग्रुप में होता है। कौन से ग्रुप में होता है? 15वें ग्रुप में होता है या 15वें समूह में होता है। तो क्वेश्चन का आंसर क्या हो जाएगा? ऑप्शन डी हो जाएगा। लेकिन आप चारों को याद रखिएगा, ठीक है। जो सबसे ज़्यादा एग्जाम में पूछा जाता है वो आपका ये पूछा जाता है हैलोजन वाला, ठीक है। हैलोजन फैमिली कौन से ग्रुप में आता है? तो 17वें में। और बी वाला भी पूछा जाता है, यानी कि जो आपका कैल्कोजन होता है ये आपका ऑक्सीजन फैमिली से होता है, और ये 16वें ग्रुप में होता है। अगला देखिए, अगला जो आपका 55 नंबर क्वेश्चन है, कह रहा है कि एल्युमिनियम नाइट्रेट का जो आपका मतलब रासायनिक सूत्र होगा क्या होगा? तो देखिए इसका आंसर हो जाएगा आपका ऑप्शन बी हो जाएगा, यानी कि ALN जो होगा इसका सूत्र हो जाएगा। अगला देखिए, अगला जो आपका क्वेश्चन है, क्वेश्चन नंबर आपका कितना 56 है, कह रहा है कि नाइलोन धागा किससे बनता है? मतलब नाइलोन धागा जो है ये किससे बनता है? तो इसका आंसर आपका ऑप्शन बी हो जाएगा, यानी कि पॉलीएमाइड पॉलीमर से बनता है। पॉलीएमाइड पॉलीमर से नाइलोन धागा जो होता है ये बनता है, और ये जाल बनाने का काम आता है। जो मछली पकड़ने वाला जाल होता है ना, वो बनाने का ये काम आता है। अगला देखिए, अगला जो आपका क्वेश्चन है, क्वेश्चन नंबर आपका 57 है, कह रहा है कि निम्नलिखित में से कौन सा जो है संयोजी ऊतक नहीं है? बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, VVI एकदम लगा लीजिए। मैं बता देता हूँ, उसके बाद इसको शॉर्ट स्क्रीन ले लीजिएगा। देखिए जो आपका मतलब संयोजी ऊतक नहीं है, तो संयोजी ऊतक कौन कौन है ये आपको सभी याद रखना है। तो संयोजी ऊतक का मतलब क्या है कि शरीर के एक अंग से दूसरे अंग को जोड़ता है, उसको संयोजी ऊतक बोलते हैं। जैसे कि आपका क्या हो जाएगा? तल आने की देखिए ब्लड जो है सबको याद रहता है, और हड्डी मतलब बोन्स जो है सबको याद रखना, लेकिन बाकी चीज़ें याद नहीं रहता है, आपको सब याद रखना है। जैसे कि आपका यानी कि मतलब एडिपोज टिश्यू हो गया, लिम्फ हो गया, बोन्स हो गया, कार्टिलेज हो गया, और मतलब क्या बोलते हैं ब्लड हो गया, रक्त। तो ये सभी के सभी आपका क्या है? तो संयोजी ऊतक है। लेकिन कंकाल पेशी जो है ये आपका संयोजी ऊतक नहीं है, तो क्वेश्चन का आंसर ये हो जाएगा। लेकिन आपको याद क्या क्या रखना है? तो जैसे कि बोन्स, कार्टिलेज, ब्लड, लिम्फ, एडिपोज टिश्यू, ये सब के सब क्या है? तो आपका संयोजी ऊतक है। अगला देखिए, अगला जो है आपका क्वेश्चन नंबर आपका 58 है। क्या कर रहा है? कह रहा है कि किस खाद्य घटक का जो है मतलब किस खाद्य घटक का सकल कैलोरी मान जो होता है ना, मतलब उच्च होता है, मतलब कि इसमें सबसे ज़्यादा जो होता है ना कि आपका कैलोरी ऊर्जा मिलता है। तो देखिए यहाँ पे आपका इस क्वेश्चन को थोड़ा समझने लायक है। अगर आपसे पूछेगा पर ग्राम, यानी कि पर ग्राम कैलोरी किससे ज़्यादा मिलता है, तब आपका फैट हो जाएगा वसा, क्योंकि 1 ग्राम वसा से आपका 9.2 कैलोरी एनर्जी मिलता है। लेकिन अगर हम बात करते हैं कार्बोहाइड्रेट का, तो इससे 1 ग्राम से जो कितना 4.2 कैलोरी एनर्जी मिलता है। लेकिन अगर आपसे क्वेश्चन ये पूछे कि मानव जो है वो सबसे ज़्यादा एनर्जी कहाँ से ग्रहण करता है, तो कार्बोहाइड्रेट से, वसा से नहीं। क्योंकि देखिए चावल दाल आप जितना खाते, रोटी जितना खाते, उतना तेल थोड़ी ना खाते, उतना घी थोड़ी ना खाते, नहीं खाते हैं, ठीक है। तो जो सबसे ज़्यादा एनर्जी हम लोग लेते हैं वो कार्बोहाइड्रेट से। लेकिन अगर जो सबसे मतलब कम मात्रा में सबसे ज़्यादा एनर्जी कहाँ मिलता है, तब ये हो जाएगा आपका, इसका आंसर क्या हो जाएगा कि मतलब फैट हो जाएगा, वसा हो जाएगा। तो क्वेश्चन का आंसर आपका ऑप्शन बी दिया गया है, क्योंकि यहाँ पे पूछा गया कि किस खाद्य घटक का सकल कैलोरी मान उच्च होता है। उच्च होने का मतलब यहाँ क्या है कि फैट का यहाँ कैलोरी मान उच्च होता है। लेकिन अगर पूछता कि हम लोग प्राप्त कहाँ से सबसे ज़्यादा ऊर्जा करते हैं, तब कार्बोहाइड्रेट से करते हैं। तो इसको क्लियर रखना है, क्योंकि एग्जाम में क्वेश्चन जो है ना दोनों तरीके से पूछा जाता है, और लोग इसमें या तो वसा मार देते या कार्बोहाइड्रेट, अगर क्वेश्चन को प्रकृति के नहीं समझते तो वो उल्टा लगा देते आंसर को, ठीक है। अगला देखिए, अगला जो आपका 59 नंबर क्वेश्चन है, क्या कह रहा है? देखिए जो आपका 59 नंबर क्वेश्चन है, कारण निम्नलिखित में से कौन जो है यानी कि मोनेरा समूह में आता है। मोनेरा समूह में आता है, इसका मतलब देखिए मोनेरा जो होता है ना आपका, ये प्रोकैरियोटिक होता है, यानी कि एक कोशिकीय जीव होता है, और ये बहुत ज़्यादा वेल डेवलप नहीं होता है, पूरा विकसित नहीं होता है। इसका केंद्रक जो होता है पूरा विकसित नहीं होता है। तो मतलब ये बैक्टीरिया का होता है। बैक्टीरिया में जो होता है कैसा होता है, तो प्रोकैरियोटिक होता है बैक्टीरिया, और ये एक कोशिकीय जीव होता है। जबकि अगर हम बात करें ऑप्शन मशरूम का, ईस्ट का, कवक का,
तो ये सब आपका यूकैरियोटिक होता है और इसका जो न्यूक्लियस होता है ये वेल डेवलप्ड होता है। लेकिन एक चीज़ आपको ये और यहाँ पे याद रखना है कि जैसे कि ये जो ईस्ट वाला जो यूकैरियोटिक है ना, ये आपका यूनिसेलुलर यानी कि एक कोशिकीय ही होता है आपका यूकैरियोटिक में, लेकिन ये आपका यूनिसेलुलर होता है, मतलब एक कोशिकीय ही होता है, ठीक है। लेकिन मोनेरा के अंदर आपका ऑप्शन सी हो जाएगा, बैक्टीरिया आता है। तो इसको आपको ध्यान से सुनना है तभी एग्जाम में क्वेश्चन बना पाइएगा। देखिए अगला आपका 60 नंबर क्वेश्चन है, कह रहा है कि आपका निम्नलिखित में से कौन जो है आपका आरेखित मांसपेशी का एक उदाहरण है, ठीक है। तो देखिए आरेखित मांसपेशी कहने का मतलब क्या है कि अनैच्छिक क्रिया का नियंत्रण किसके द्वारा किए थे। देखिए दो क्रिया होता है, एक अनैच्छिक क्रिया होता है, एक ऐच्छिक क्रिया होता है। तो अनैच्छिक क्रिया वो हो गया जिसको कंट्रोल हम नहीं कर रहे हैं, शरीर में वो स्वतः हो रहा है, वो अनैच्छिक क्रिया है। जैसे कि आपका देखिए हम हाथ से लिख रहे हैं तो ये ऐच्छिक क्रिया है, हम लिख रहे हैं, मन हो रहा है तो लिख रहे हैं, नहीं मन हो रहा है तो छोड़ दे रहे हैं। लेकिन क्या जो हार्ट बीट हो रहा है, श्वास चल रहा है, तो ये क्या ये हम अपने मन से थोड़ी ना नियंत्रण कर रहे हैं, ये ऑटोमेटिक चल रहा है, तो ये अनैच्छिक क्रिया में चला जाएगा। तो क्वेश्चन का आंसर आपका ऑप्शन बी हो जाएगा कि नेत्र में जो पुतली होता है, पुतली की मांसपेशियां, यह आपका अनैच्छिक क्रिया होता है, वो स्वतः कंट्रोल होता है, उसको कंट्रोल आप नहीं करते हैं, ठीक है। अगला देखिए, अगला आपका 61 नंबर क्वेश्चन है, क्या कह रहा है निम्नलिखित में से किस विटामिन का वैज्ञानिक नाम जो है कोबालामिन है। कोबालामिन कहे तो समझते हैं ना कि यानी कि साइनोकोबालामिन, इसका पूरा नाम जो हो जाएगा साइनोकोबालामिन होगा। ऑप्शन आपका सी हो जाएगा, विटामिन B12 का ये नाम है साइनोकोबालामिन। जबकि इसमें एक चीज़ और पूछा जाता है कि कौन सा धातु पाया जाता है, तो कोबाल्ट धातु जो है इसमें पाया जाता है विटामिन B12 में, ठीक है। अगर हम ऑप्शन ए की बात करें B1 का, तो इसको मतलब इसमें ये इसका रासायनिक नाम थायमीन है और इसके कमी से आपका बेरी रोग हो जाता है। और सी की बात करें तो इसका रासायनिक नाम आपका स्कर्बी है, लेकिन इसके कमी से स्कर्बी रोग होता है, ठीक है। ऑप्शन डी की बात करें तो विटामिन ई की कमी से आपका प्रजनन क्षमता में जो जनन क्षमता होता है उसमें कमी आ जाता है। अगला देखिए, अगला आपका 62 नंबर क्वेश्चन कह रहा है कि किस खनिज की कमी से जो है यानी कि ऑस्टियोपोरोसिस हो सकता है। तो देखिए ऑस्टियोपोरोसिस जो होता है ना, एक्चुअली ये बोन से रिलेटेड मतलब डिजीज है। तो ये कैल्शियम की कमी से, जब हड्डी में कैल्शियम की कमी हो जाता है तब ये रोग देखने के लिए मिलता है। और ये वयस्क में होता है, जो मतलब जैसे कि 30 वर्ष के आसपास जो लोग होते हैं वो वयस्क हो जाते हैं, तब वयस्क में ये रोग होता है कैल्शियम की कमी से जो होता है, उसको हम ऑस्टियोपोरोसिस बोलते हैं, जिसको हम विटामिन डी से उसको विटामिन डी लेकर के इसको पूरा कर सकते हैं। मतलब ऐसे मान सकते हैं विटामिन डी की कमी से भी ये होता है। लेकिन बच्चों में जब विटामिन डी की कमी हो जाता है तब हम उसको क्या बोलते हैं, रिकेट्स बोलते हैं। जब मतलब वयस्क में विटामिन डी का कमी होता है तो उसके वजह से आपको ऑस्टियोपोरोसिस रोग होता है, लेकिन बच्चा में विटामिन डी की कमी होता है तब वहाँ पे रिकेट्स नामक रोग होता है। परीक्षा में क्वेश्चन पूछा जा चुका है और ऑप्शन आपको दोनों दे देगा, तो आपको ध्यान रखना है कि बच्चा पूछ रहा है या वयस्क पूछ रहा है क्वेश्चन में, ठीक है। क्योंकि क्वेश्चन के प्रकृति को तो आपको समझना पड़ेगा हर हालत में। देखिए आपका 63 नंबर क्वेश्चन है, कह रहा है कि एक आईपी एड्रेस में कितने बिट्स होते हैं। तो एक आईपी एड्रेस में जो होता है आपका 32 बिट्स होता है। ऑप्शन आपका बी हो जाएगा। देखिए यहाँ पे आपका बिट्स पूछा है, क्या पूछा है, बिट्स। अगर बाइट पूछ दे तो 4 बाइट्स होता है। देखिए क्योंकि एक बाइट में कितना बिट्स होता है, देखिए अगर एक बाइट्स की बात करें तो इसमें आपका 4 बिट्स होता है। क्या होता है, बिट्स। तो हमें बिट्स में पूछा है तो 32 बिट्स हो जाए। अगर बाइट में पूछा रहता बाइट में तो 4 बाइट होता है, ठीक है। क्या होता है, बाइट्स, ठीक है। 4 बाइट होता है मतलब एक आईपी एड्रेस। तो आपको दोनों याद रखना है, हम दोनों यहाँ पे लिख दिए। अगला देखिए, अगला आपका 64 नंबर क्वेश्चन है, क्या कर रहा है, निम्नलिखित में से किस राज्य में यानी कि पोबीतोरा वन्य जीव अभ्यारण्य है। तो ये आपका पोबीतोरा जो वन्य जीव अभ्यारण्य है ये किस राज्य में, तो इसका आंसर आपका ऑप्शन डी हो जाएगा। ये आपका असम राज्य में, कहाँ पे, असम राज्य में। गुजरात में आपका कच्छ है, मतलब कच्छ वन जीव अभ्यारण्य है जो कि आपका ये जंगली गधों के लिए फेमस है। आपका बिहार में अगर बात करें तो गौतम बुद्ध वन्य जीव अभ्यारण्य जो आपका कहाँ पे, गया में पड़ता है। तो क्वेश्चन के आंसर ऑप्शन डी हो जाएगा। अगला देखिए, अगला आपका 65 नंबर क्वेश्चन है, कह रहा है कि स्वास्थ्य को संकट में डालने वाला सबसे गंभीर वायु प्रदूषक कौन सा है। तो देखिए सबसे जो गंभीर वायु प्रदूषक है वो आपका ऑप्शन ए हो जाएगा, सल्फर डाइऑक्साइड है। क्योंकि सल्फर डाइऑक्साइड जो होता है ये इंडस्ट्री से निकलता है और ये बहुत ही ज़्यादा हार्मफुल होता है स्वास्थ्य के लिए। तो ऑप्शन आपका ए हो जाएगा। और यही सल्फर डाइऑक्साइड की वजह से क्या होता है आपका कि मतलब ये वायुमंडल में ज़्यादा बढ़ जाता है, तो इसकी वजह से आपका एसिड रेन होने की संभावना बनता है। अगर हम बात करें कार्बन मोनोऑक्साइड का, तो देखिए अगर ऑप्शन में आपका सल्फर
सल्फर डाइऑक्साइड नहीं होता तो आप आंसर को क्या लेते, कार्बन मोनोऑक्साइड ही लेते, क्योंकि देखिए कार्बन मोनोऑक्साइड आपका व्हीकल से निकलने वाला एक स्मोक है जो कि कंप्लीट कंबशन अगर नहीं होता है फ्यूल का वहाँ पे, तब वहाँ से ये निकलता है। तो आपको दोनों ध्यान रखना है, अगर सल्फर डाइऑक्साइड है तो पहला प्रियोरिटी इसको देना है, अगर ये नहीं है तो आपका कार्बन मोनोऑक्साइड हो जाए, क्योंकि कई जगह आप ऑप्शन में पढ़े होइएगा कार्बन मोनोऑक्साइड भी, लेकिन वहाँ पे सल्फर डाइऑक्साइड नहीं रहा होगा। अगला देखिए, अगला आपका 66 नंबर क्वेश्चन है, कह रहा है कि स्थलीय पारिस्थितिकी में हरे पेड़ पौधे सूर्य के प्रकाश की ऊर्जा का लगभग ग्रहण करता है कितना, तो ये 1 से लेकर के और 2% के बीच में ये ग्रहण करता है। अगर देखिए 1.5% दिया है या 1 से 2% ऐसे करके दिया है तो आंसर ये होगा। अगर ये नहीं दिया हुआ है तो आप 1% के साथ जो है टिक लगा दीजिएगा, ज़्यादा 99% केस में ये सही हो जाएगा, ठीक है, क्योंकि ऑप्शन में कई बार 1, 2, 3, 4 सब दे देता है, हालांकि होता है जो एग्जैक्ट होता है ये 1 से 2% के बीच में ऐसे होता है, तब ऑप्शन ज़्यादा करेक्ट रहता है, लेकिन आप 1% के साथ जा सकते हैं। हम आपको ऑप्शन दिखा देते हैं 66 नंबर क्वेश्चन का। यहाँ पे देखिए आपका ये रहा 66 नंबर क्वेश्चन। तो इसका आंसर क्या है कि आपको 1 से 2% के बीच में होना चाहिए, ऑप्शन ऐसे रहना चाहिए तो ज़्यादा परफेक्ट होता है। हालांकि यहाँ पे 2 हम नहीं ले सकते क्योंकि 2 बहुत ज़्यादा हो जाता है, तो 1 हम ले सकते हैं। अगला देखिए, अगला है आपका 67 नंबर क्वेश्चन है, कह रहा है कि निम्न में कौन सा है नृत्य मध्य प्रदेश की एक नृत्य है, तो मध्य प्रदेश का जो आपका नृत्य है ऑप्शन आपका ये हो जाएगा माचा। माचा जो है मध्य प्रदेश, देखिए मध्य प्रदेश म से और माचा भी आपका म से, तो ऐसे आप याद रख लिए। जबकि आपका लेजिम जो है ये कहाँ, महाराष्ट्र के है, और चेराब जो है आपका कहाँ के है, तो मिजोरम का है। और ओट्टम थुल्ला की बात करें, ओट्टम थुल्ल की बात करें तो ये आपका केरल का है, नाम से ही आपको पता लग गया होगा। अगला देखिए, अगला आपका 68 नंबर क्वेश्चन है, कह रहा है कि मोनालिसा का डैश डैश पर पेंट किया, यानी कि पेंट किया गया। तब मोनालिसा का पेंटिंग बहुत ही ज़्यादा खबर में मतलब रहता है हमेशा किसी न किसी बात के लेकर के, तो आप सुने तो ज़रूर होइएगा। और ये मतलब बहुत ही बढ़िया पेंटिंग है। तो ये अभी कहाँ पे रखा गया, तो फ्रांस के संग्रहालय में इसको रखा गया है, और ये लकड़ी पे बनाया गया पेंटिंग है। किस पे बनाया गया, तो लकड़ी पे बनाया गया मोनालिसा का पेंटिंग। और ये किसके द्वारा बनाया गया है ये भी आपको याद रखना है, तो ये आपका यानी कि लियोनार्डो दा विंची के द्वारा ये बनाया गया है। लियोनार्डो दा विंची के द्वारा ये पेंटिंग बनाया गया है, और ये 1503 से लेकर 1514 ईस्वी के बीच में ये बनाया गया है। लियोनार्डो दा विंची के द्वारा बनाया गया मोनालिसा का पेंटिंग, और ये लकड़ी पे बनाया गया है। ये फ्रांस के संग्रहालय में रखा गया है। और लियोनार्डो दा विंची जो निर्माता थे ये आपका इटली देश के रहने वाले थे। इस इमेज का जो साइज है 21 × 30 इंच का पेंटिंग ये है, ठीक है। तो ये सभी फैक्ट आपको याद रखना है। अगला देखिए, अगला आपका 69 नंबर क्वेश्चन है, क्या कह रहा है, कह रहा है कि इंडिया ऑफ माई ड्रीम्स पुस्तक में किसके भाषणों आश्रय लेखों का संग्रह है। तो जो मतलब सबसे पहले ये समझिए कि इंडिया ऑफ माई ड्रीम्स के जो भाषण है ना उसका संग्रह जो है ये किसका संग्रह है, तो ये महात्मा गांधी जी का जो भाषण है उसका ये संग्रह है, ठीक है। तो इस क्वेश्चन का आंसर क्या हो जाएगा, ऑप्शन ए हो जाएगा। जबकि जवाहरलाल नेहरू की बात करें तो इनके द्वारा डिस्कवरी ऑफ इंडिया लिखा गया। सरदार वल्लभ भाई पटेल जो थे इनका बहुत भूमिका था भारत को एकीकरण करने में। जबकि अगर डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद की बात करें तो ये डिवाइडेड इंडिया नामक पुस्तक लिखे। अगला देखिए, अगला आपका 70 नंबर क्वेश्चन है, कह रहा है कि इनमें से डैश डैश को छोड़कर सभी को भारत रत्न मिल चुका है। तो महात्मा गांधी जी को कभी भी भारत रत्न नहीं मिला है, हालांकि इनको मिलना चाहिए था, ठीक है, क्योंकि महात्मा गांधी जी देश के लिए इतना काम किए। जबकि अगर हम सी राजा गोपाल श्री की बात करें तो इनको जो है मतलब 1954 में मिला था भारत रत्न, ठीक है। अगर हम बात करें कि जवाहरलाल नेहरू का तो इनको भी 1955 में मिला हुआ है। तो महात्मा गांधी जी को इसमें नहीं मिला है, भगवान दास को भी भारत रत्न मिला हुआ है। अगला देखिए, अगला जो आपका क्वेश्चन है, क्वेश्चन नंबर आपका 71 है, कह रहा है कि जी से 30 क्या है, तो ये एक संचार उपग्रह है। क्या संचार उपग्रह, और ये 2020 में लॉन्च किया गया था, ठीक है। अगला देखिए, अगला आपका 72 नंबर क्वेश्चन है, क्या कह रहा है 72 नंबर, कह रहा है कि सुल्तान जोहोर कप डैश डैश साथ जुड़ा हुआ है। तो किसके साथ ये कप जुड़ा हुआ है, तो ऑप्शन आपका ये हो जाएगा हॉकी से ये जुड़ा हुआ सुल्तान जोहर कप है हॉकी से जुड़ा हुआ है। ये जनरली मलेशिया में खेला जाता है। कहाँ पे होता है, ये मलेशिया में होता है। जबकि फुटबॉल से जुड़ा हुआ कप आपका दुरंत कप जो है फुटबॉल से जुड़ा हुआ है। राइडर कप बार बार पूछा जाता है एग्जाम में, आपका गोल्फ से जुड़ा हुआ है। और क्रिकेट से जुड़ा हुआ बहुत सारे ट्रॉफी है जो हमसे ज़्यादा आप ही लोग जानते होइएगा, क्योंकि क्रिकेट आप लोग बहुत देखते हैं, ठीक है। देखिए अगला जो आपका ये 72 नंबर क्वेश्चन हो गया। 73 नंबर आपका क्वेश्चन क्या कह रहा है, देखिए
73 नंबर क्वेश्चन है, कह रहा है 73 नंबर आपका, एक सेकंड रुकिए, देखिए कह रहा है कि जॉन लॉक ने किस सिद्धांत का प्रतिपादन किया। तो इसके द्वारा किस सिद्धांत का प्रतिपादन किया गया था, तो ऑप्शन आपका डी हो जाएगा। सामाजिक संपर्क सिद्धांत का प्रतिपादन जो है जॉन लॉक के द्वारा किया गया था। किसके द्वारा, जॉन लॉक के द्वारा किया गया था। अगला देखिए, अगला आपका 74 नंबर क्वेश्चन है, कह रहा है कि क्या कि चेपू किसका एक अनूठा सांस्कृतिक प्रतीक है। तो देखिए ये चेपू जो है आपका, चेपू ये कहाँ पे, तो नेपाल के, मतलब ये एक अनूठा सांस्कृतिक जो है क्या है कि मतलब प्रतीक है। ये वहाँ पे घर के गेट के आगे जो है, घर के दरवाजे पर इसको बनाया जाता है, ताकि मतलब जो होता है ना ऐसे, जैसे कि कैसे लहसुन मिर्चा ये सब टांगते हैं ना घर के गेट पे, तो उसी तरीके से नेपाल में एक सांस्कृतिक प्रतीक है, ठीक है, जो कि चेपू है, जो मतलब क्या होता है कि ये नेपाल के हैं, ठीक है, कहाँ के, नेपाल के एक अनूठा सांस्कृतिक है। अगला देखिए, अगला जो आपका है यानी कि जानकीधारी प्रसाद द्वारा बिहार के किस जिले में होम रूल लीग की स्थापना किया गया था। तो देखिए होम रूल लीग की स्थापना अगर अंतर्राष्ट्रीय लेवल पे पूछे तो 1916 में एनी बेसेंट के द्वारा, राष्ट्रीय लेवल पे पूछे तो बाल गंगाधर तिलक के द्वारा। हालांकि बाद में एनी बेसेंट भी भारत में होम रूल लीग के प्रचार किए थे और ये मद्रास से कर रहे थे, ठीक है, होम रूल लीग के प्रचार कहाँ से, मद्रास से कर रहे थे एनी बेसेंट 1916 में। जबकि अगर हम बात करें कि यानी कि महरूल लीग के, मतलब जैसे कि इसका जो बिहार में जो थे, मतलब मुजफ्फरपुर जिले में 1917 में जानकीधारी प्रसाद सिंह के द्वारा होम रूल लीग के मतलब स्थापना किया गया था, ठीक है, मतलब जानकीधारी प्रसाद के द्वारा बिहार के मुजफ्फरपुर जिले में 1917 में होम रूल लीग की स्थापना किया गया था। तो दोस्तों ये आपका मतलब टोटल के टोटल आपका 75 क्वेश्चन, टेस्ट नंबर आपका 19 हम कंप्लीट करवा दिए। अगर आप पीछे का नहीं देखे तो देख लीजिएगा, इस सभी क्वेश्चन से आपको बहुत बेनिफिट होने वाला है एग्जाम में, ठीक है, क्योंकि अगर आप एक बार से 2 बार इसको देख लेते हैं ना, तो जितना भी फैक्ट लिखा हुआ है, और ये आप इसको सिर्फ 75 क्वेश्चन मत मानिए, कम से कम ये 150 से 200 क्वेश्चन, कितना 150 से ये 200 क्वेश्चन हो जाता है, और सभी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। सिर्फ खाली एक भी जो बेकार की बातें होता है मैं नहीं लिखता हूँ एक्सप्लेनेशन में, सिर्फ वो बात लिखता हूँ जो आप याद रखिए, आपके एग्जाम में काम आ जाएगा। अगर आपको अच्छा लगा तो एक लाइक कर दीजिए, दोस्तों के साथ शेयर कर दीजिए। थैंक्स फॉर वॉचिंग, ओके बाय, जय हिंद दोस्तों।